जब आप बजट सेगमेंट में कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। बहुत सारे हम वहाँ पे रिव्यूज़ चेक करते हैं क्योंकि सारा मामला बजट का है। थोड़े पैसों में कोई अच्छी चीज़ मिल जाए और उसके लिए हम ऐसे रिव्यूज़ देखते हैं जो फेथफुल हों और जिस पे आप भरोसा कर सकें। और आपके इसी भरोसे के कारण आज टेक्सताब्दी ने 10,000 का माइलस्टोन क्लियर कर लिया है। ये आपका भरोसा है और मेरी कोशिश कि आपको हमेशा फेथफुल रिव्यूज़ मिलते रहें जो आपको एक डिसीजन लेने में हेल्प करे। और उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आपकी डिमांड के ऊपर आज हम कंपेयर करेंगे इन दो एक्शन कैमरास को, एक इजी वन और दूसरा कैसोन CX11। बजट सेगमेंट में अभी तक इजी वन सबसे आगे चल रहा था, परंतु अब कैसोन ने भी 5K सीरीज का एक एक्शन कैमरा लॉन्च कर दिया। इसमें कुछ खास फीचर्स दी गई जो कि बजट सेगमेंट में उथल पुथल मचाने के लिए बहुत थी। क्या फीचर्स हैं और इन दोनों में से कौन सा आपके लिए परफेक्ट रहेगा, डिब्बे से लेकर इनकी क्वालिटी तक हर चीज़ जांचेंगे और देखेंगे कि आपके लिए कौन सा परफेक्ट हो सकता है। तो चलिए शुरुआत सबसे पहले इनके साथ मिलने वाली एक्सेसरीज और उसके बाद वीडियो क्वालिटी से ही करते हैं। पर डिब्बे में मिलने वाले सामान की अगर बात करें तो लगभग दोनों में एक जैसा ही सामान मिल जाता है, परंतु यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है। इजी वन के साथ आपको एक कैरी बैग मिलता है जिसकी हेल्प से आप जितना भी मटेरियल या एक्सेसरीज इसके साथ मिलती हैं आप उसको इजीली कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। इसके साथ इस तरह की चीज़ नहीं मिलती, परंतु कैसोन CX11 के साथ ये एक रिमोट मिलता है जिसकी हेल्प से आप दूर बैठ के भी आसानी से इस एक्शन कैमरा को कंट्रोल कर सकते हैं, वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, फोटो ले सकते हैं। अब ये प्रेफरेंस अपनी अपनी होती है कि किसको क्या चीज़ अच्छी लगती है, परंतु एक चीज़ जो हम देखते हैं वो है वीडियो क्वालिटी। तो वीडियो क्वालिटी इनमें से किसकी कैसी है, चलिए देखिए। प्रेजेंटली 5K 30 FPS के ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कभी धूप और कभी छाया होती है, हाथ में लेके ही इन दोनों कैमराज को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सन बिल्कुल मेरे पीछे है, अभी आएगा तो आपको दिखाई दे जाएगा किस तरीके से कलर्स को मेंटेन कर पाते हैं, चेहरे पे कितना फोकस कर पाते हैं जब हम नज़दीक लाते हैं या एक डिस्टेंस के साथ इनको रिकॉर्ड करते हैं, उसका एक बार आपको आइडिया हो जाए। तो उसी के लिए ये एक कंपैरिजन वीडियो है, आपकी तरफ से डिमांड की गई थी और जो ऑडियो है वो भी डायरेक्ट इन्हीं के माइक से आ रही है, जो इनका इनबिल्ट माइक है। मैंने एक्सटर्नल माइक यहाँ पे नहीं लगाया। अभी आपने देखा कि किस तरीके की वीडियो क्वालिटी मिल रही है। अब मैं सन की तरफ चलता हूँ, चेहरे के ऊपर एकदम से धूप पड़ती है तो कितने अच्छे से ये मेंटेन कर पाते हैं दोनों ही कैमराज, उसका एक बार आपको अंदाज़ा हो जाए। स्टेबलाइजेशन ऑन है और विंड नॉइस रिडक्शन भी यहाँ पे ऑन है। कौन सा कैमरा ज़्यादा वाइड व्यू दे पाता है उसका भी एक बार आपको आइडिया हो जाए, कैसी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी मिलेगी उसका भी एक बार आइडिया हो जाए। दोनों को मैंने यहाँ पे मैक्सिमम वाइड एंगल जो ये दे सकते हैं उसके ऊपर रखा है। कैसी है वीडियो और ऑडियो क्वालिटी और कैसा स्टेबलाइजेशन ये दे रहे हैं उसका एक बार आपको अंदाज़ा हो जाए, उसी के लिए छोटा सा टेस्ट हम इसके साथ कर रहे हैं। नॉइसी एरिया के अंदर हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं साथ में रोड भी है तो वहाँ पे काफ़ी नॉइस है। तो नॉइस को भी किस तरीके से ये हैंडल कर पाते हैं, किस तरह की ऑडियो दे पाते हैं। और ये वीडियो प्रेजेंटली 1080p 60 fps के ऊपर है, फास्ट स्पीड से मैं चल रहा हूँ ताकि स्टेबलाइजेशन का भी एक बार आपको अंदाज़ा हो जाए। 2.7K के किसी भी रिजोल्यूशन के ऊपर मैंने वीडियोस रिकॉर्ड नहीं किए क्योंकि 4K आमतौर से 5K या हम 1080p के ऊपर चलते हैं। दैट्स वाई मैंने बीच का जो हिस्सा था वो टेस्ट नहीं किया, वीडियो की लेंथ बढ़ती, इससे एक बार आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह की ये वीडियो क्वालिटी देगा। उसी के लिए छोटा सा वीडियो है, कैसे ये कलर्स को मेंटेन कर पाते हैं, चेहरे पे फोकस कितना कर पाते हैं, डिस्टेंस हो। सेल्फी स्टिक से मैं कोशिश करता हूँ, ये देखिए इस तरीके से, तो मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर ये किस तरीके से फोकस कर पाएंगे और जब पास आते हैं चेहरे के तो कौन अच्छे से मेंटेन कर पाता है फोकस को, उसका एक बार आपको आइडिया हो जाए। तो ये कुछ वीडियो क्वालिटी मिलेगी इन दोनों एक्शन कैमराज के साथ। अभी मैं प्रेजेंटली पेड़ की छाया के नीचे हूँ तो वहाँ पे ये किस तरीके से मेंटेन कर पा रहे हैं कलर्स को और फोकसिंग कौन अच्छा कर पाता है, ये आपको एक बार अंदाज़ा हो जाए। 1080p 60 1080p 30 fps के ऊपर यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो पाएगा क्योंकि कैसोन CX11 जो है इसके अंदर 1080p 30 fps का ऑप्शन नहीं मिलता। इजी वन के ऊपर आपको ये ऑप्शन मिलता है। दोनों एक्शन कैमराज को लगभग हर फ्रेम रेट और रेजोल्यूशन के ऊपर हमने चेक किया और वीडियो क्वालिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की ही वीडियो क्वालिटी मिलती है। इजी वन के अंदर आपको थोड़ी सी बेटर वीडियो क्वालिटी मिलती है, अच्छे वहाँ पे सैचुरेटेड कलर्स मिलते हैं। कैशोन के अंदर कलर्स थोड़े से ढल नज़र आते हैं बट उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा एडिटिंग में अगर आप ठीक करना चाहें
तो कर सकते हैं। दूसरा मेजर इशू एक आपकी तरफ से बार बार कहा गया कि इसका जो नियर बाई फोकसिंग है वो ठीक नहीं है। अगर उसको देखें तो थोड़ा सा फोकसिंग में जब ज़्यादा नज़दीक होता है तो प्रॉब्लम आती है, बट वो नोटिसेबल नहीं है। बट अगर आप इसको थोड़ा सा दूर से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वो प्रॉब्लम भी नहीं रहती। तो वीडियो क्वालिटी के मामले में यहाँ पे बात करें तो EG1 से निकलने वाली वीडियोज़ को आप डायरेक्टली कहीं पर भी पोस्ट कर सकते हैं, जबकि कैनन से निकलने वाली वीडियो क्वालिटी को आपको पोस्ट प्रोडक्शन में थोड़ा सा कलर ग्रेड करना पड़ सकता है। अब आपकी तरफ से एक शिकायत या सुझाव हमेशा मिलता है कि वाइड एंगल आप बताते नहीं हैं कि दोनों एक्शन कैमराज का कितना है। तो दोनों एक्शन कैमराज को अगर हम ऑन पेपर्स देखें तो सिमिलर टाइप का यहाँ पे वाइड एंगल लेंस मिलता है। 170 डिग्री का वाइड एंगल लेंस दोनों क्लेम करते हैं। चलिए अब एक बार वाइड एंगल टेस्ट भी हो जाए दोनों ही एक्शन कैमराज के साथ। दोनों ही एक्शन कैमराज को मैंने यहाँ पे इनके जो मैक्सिमम वाइड पॉसिबल है उसी के ऊपर, और जो नेटिव रिजोल्यूशन है 5K 30 FPS का, उसके ऊपर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कलर्स को कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं और कौन ज़्यादा वाइड एंगल दे पा रहा है उसका एक बार आपको अंदाज़ा हो जाए। कि देखिए मैं पेड़ की जो टहनियाँ हैं वहाँ तक ले रहा हूँ, यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं किसने कितना ज़्यादा वाइड यहाँ पे लिया है। ऑन पेपर्स दोनों का वाइड एंगल भले ही एक जैसा हो, बट अगर आप वीडियोस देखेंगे तो EG1 का एंगल आपको वाइड एंगल थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आएगा, जबकि कैनन के अंदर वो थोड़ा सा कम है। बट जब वाइड एंगल होता है तो डिस्टोर्शन भी आता है, और यहाँ पे दोनों ही एक्शन कैमराज ने डिस्टोर्शन को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। बट अगर इन दोनों ही एक्शन कैमराज में अगर हम डिस्टोर्शन कैलिब्रेशन को ऑन कर देते हैं तो आपका EIS डिसेबल हो जाता है। इन दैट केस आपको स्टेबलाइज्ड फुटेज नहीं मिलेंगी। तो फिर उसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है? आप वीडियोज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन में जब आप वीडियो एडिट करें तो वहाँ पे इस डिस्टोर्शन को ठीक किया जा सकता है। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप एक्शन कैमराज से वीडियोज रिकॉर्ड करते हैं और आपकी मूवमेंट हो रही है, कैमरा आपने कहीं पे रखा नहीं है, तो EIS जरूर अनेबल होना चाहिए, अदरवाइज सारी फुटेज खराब हो जाएगी। कुछ चीज़ों को आप एडजस्ट कर सकते हैं, स्टेबलाइजेशन भी कर सकते हैं, बट EIS अगर आपने ऑन कर रखा है तो क्वालिटी स्टेबलाइजेशन की किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर एडिट की भले ही बात करें उसके मुकाबले काफ़ी अच्छी होती है। तो कोशिश कीजिए जब भी आप रिकॉर्ड करें तो EIS जरूर अनेबल रहे। चलिए अब नेक्स्ट सेगमेंट में देखते हैं कि इन दोनों का स्टेबलाइजेशन कैसा है। तो स्टेबलाइजेशन के मामले में बजट एक्शन कैमराज में मैं यहाँ पे कहूँगा कि दोनों का स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा है। आपकी तरफ से कमेंट्स भी मुझे मिले कि आप कार के अंदर स्टेबलाइजेशन दिखाते हैं, बाइक या साइकिल के ऊपर स्टेबलाइजेशन नहीं दिखाते, और जबकि कार के अंदर अच्छे शॉकर होते हैं, सस्पेंशन सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड है। ये आपका विचार था, आपकी तरफ से कमेंट मिला था। देखिए एक चीज़ मैं क्लियर करूँ, जब आप, मैंने पहले भी वीडियोज़ के अंदर बताया है, जब आप एक्शन कैमरा को अपनी बॉडी के ऊपर लगाते हैं, चाहे आप हेलमेट के ऊपर लगाएंगे या चेस्ट माउंट करेंगे या आपने साइड में बॉडी के किसी भी पार्ट पे लगाया है, तो वो चीज़ ध्यान रखिए उसका स्टेबलाइजेशन किसी भी दूसरे स्टेबलाइजेशन के मुकाबले बेस्ट होता है, जो चाहे भले ही वो शॉकर हो, कार हो या कोई भी चीज़ हो। तो इन दैट केस बॉडी के ऊपर लगा के स्टेबलाइजेशन अगर हम टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट्स हमें नहीं मिल पाते। हाँ, ये बात हो सकती है कि आप ये कह सकते हैं कि आप बाइक के हैंडल के ऊपर लगा के करते तब हमें पता चलता। तो बाइक के हैंडल के ऊपर मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास बाइक ही नहीं। हाँ, बाइक के अंदर हैंडल के ऊपर लगा के स्टेबलाइजेशन टेस्ट किया जा सकता है, बट वहाँ पे बड़े वाइब्रेशंस की बजाय स्मॉल वाइब्रेशंस होता है। दूसरा, बाइक का हैंडल लगातार इधर उधर मूव करता रहता है, सामने हमेशा स्टेबल नहीं होता। इन दैट केस वहाँ पे एग्जैक्ट जो सामने की पिक्चर होती है वो नहीं पता चल पाती। और तीसरा केस कि जितने भी मोटो व्लॉगर्स होते हैं जो बाइक के ऊपर मोटो व्लॉगिंग करते हैं, वो ज़्यादातर जो माउंट करते हैं अपने, या तो हेलमेट के ऊपर माउंट करते हैं या चेस्ट के ऊपर माउंट करते हैं या हेलमेट के ऊपरी हिस्से के ऊपर माउंट करते हैं। एक बीच का पॉइंट मैंने ढूंढा जिसके अंदर स्टेबलाइजेशन भी टेस्ट हो जाए और बॉडी का स्टेबलाइजेशन भी कैमरे को ना मिले। दैट्स वाई मैं कार के अंदर स्टेबलाइजेशन टेस्ट करता हूँ। बाइक के ऊपर भी करेंगे, आप कमेंट करेंगे तो फिर लो लाइट चेक कर ले। लो लाइट में दोनों का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, चलिए देख लेते हैं। तो आपके सामने जो अभी वीडियो दिखाई दे रहा है वो 4K 30 FPS के ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। अब यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस आता है कि EG1 के अंदर आपको ऑटो लो लाइट का ऑप्शन मिलता है, जबकि कैनन के अंदर इस तरह का ऑप्शन नहीं मिलता। परंतु एक कैनन के अंदर और बड़ी चीज़ है, वो क्या, यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट मिलती है, जबकि EG1 के अंदर कोई फ्लैश लाइट नहीं है। दूसरा एक बड़ा अंतर ये आता है कि जैसे ही आप ऑटो लो लाइट ऑन करते हैं तो स्टेबलाइजेशन जो है वो ऑफ हो जाता है EG1 के अंदर,
क्योंकि यहाँ पे फ्लैश लाइट दी हुई है कैशोन के अंदर, तो यहाँ पे अगर आप ऑटो लो लाइट का क्योंकि ऑप्शन नहीं है, फ्लैश ऑन करते हैं तो भी EIS ऑन रहता है, और अगर आप चलते हैं तो इस तरीके से वाइब्रेशंस जो है वो महसूस आपको नहीं देंगे। अभी यहाँ पे कैशोन CX11 की जो फ्लैश है वो ऑन है, और उस फ्लैश के साथ दोनों ही में कैसी क्वालिटी मिलती है कुछ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्रेजेंटली ये वीडियो 4K 60 FPS के ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि 4K 60 FPS के ऊपर EG1 के अंदर आपको ऑटो लो लाइट का ऑप्शन मिलता है, और फ्लैश लाइट ऑन होने का फ़ायदा ये रहता है कि यहाँ पे जो EIS है वो अनेबल्ड रहता है, और जब भी आप चलते हैं तो पूरी तरह से स्टेबलाइज्ड फुटेज मिलती है। तो यहाँ पे आपने देखा कैशोन के अंदर एक इनोवेटिव वे में LED लाइट दी गई है, जिसका बेनिफिट ज़रूर मिलता है, और मुझे लगता है कि ये अभी तो एक बजट सेगमेंट में आया है, शायद ये प्रीमियम सेगमेंट में भी फ्यूचर में ये चीज़ आएगी, क्योंकि एक्शन कैमराज का लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब होता है, वो चाहे प्रीमियम सेगमेंट की ही क्यों ना बात करें। हाँ, ओस्मो एक्शन 4 की बात करें तो वहाँ पे उसका परफॉर्मेंस ठीक है, बट इन कंपैरिजन टू अदर कैमराज इनका कम ही होता है, और बजट सेगमेंट में से ज़्यादा उम्मीदें हमें नहीं लगानी चाहिए। EG1 का जो ऑटो लो लाइट फीचर है वो रियल में काम करता है, आपको लो लाइट फुटेज में काफ़ी अच्छी वीडियो क्वालिटी इसके साथ मिल जाती है, बट यहाँ पे ऑटो लो लाइट का ऑप्शन तो कैशोन के अंदर आपको नहीं मिलता, बट जो LED लाइट है वो लगभग उतना ही काम कर देती है। हाँ, इसको थोड़ा सा और इनोवेटिव बनाया जा सकता था, अगर इस एक LED लाइट की बजाय यहाँ पे 2 या 3 LED लाइट दे दी जाती, तो फिर आप कह सकते हैं कि बैटरी लाइफ बहुत ख़राब हो सकती थी, वो एक अलग बात है। या फिर इसी को थोड़ा सा फ्लैश, जैसे पुराने टाइम के कैमराज के अंदर पॉइंट एंड शूट कैमराज के अंदर आती थी, उसी को रिप्लेस करके एक्शन कैमराज आए हैं, उनमें जैसे फ्लैश आती थी एक लंबी सी, वो यहाँ पे फ्लैश दी जा सकती थी, और इन दैट केस बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी मिलती। बट कैशोन ने इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक और काम किया। इसका जो ये केस बनाया, इसके ऊपर उन्होंने हॉट शू माउंट के लिए जगह दे दी, जिसके ऊपर आप एक्सटर्नल माइक लगा सकते हैं या एक्सटर्नल लाइट भी इसके ऊपर लगाई जा सकती है। उसके रिलेटेड मैं पहले वीडियोज बना चुका हूँ लो लाइट से रिलेटेड, इन दोनों ही एक्शन कैमराज के अलग अलग मैंने टेस्ट किए हैं दोनों को। आप लो लाइट परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो वो दोनों वीडियोज ज़रूर देखें, पूरा डिटेल में रिव्यू किया है मैंने। तो लो लाइट परफॉर्मेंस में अगर यहाँ पे फाइनली बात करें तो EG1 थोड़ा सा बेहतर वीडियो क्वालिटी देता है बगैर किसी लाइट के, ऑटो लो लाइट फीचर्स के साथ। बट एक यहाँ पे पॉइंट है कि ऑटो लो लाइट आपको सिर्फ 60 FPS के ऊपर ही मिलेगा, 30 FPS के ऊपर आपको ऑटो लो लाइट की फीचर नहीं मिलेगी। बट कैशोन के अंदर यहाँ पे एक LED फ्लैश लाइट मिल जाती है, इसका बेनिफिट मिलता है। तो दोनों की अपनी अपनी फीचर्स हैं, अपने आप में खास फीचर्स हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा ऑटो लो लाइट या LED, एक एक फीचर दोनों में एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे भी दोनों टाई रहते हैं। बाकी वीडियो क्वालिटी आप देख ही चुके हैं, आपको कौन सी बेहतर लगती है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिखना, और आप अपनी तरफ से भी उसको चूज कर सकते हैं। परंतु एक्शन कैमराज को सभी लोग सिर्फ एक्शन यानी कि मोटो व्लॉगिंग के लिए या बाहरी वीडियोस के लिए ही नहीं लेते। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या कंटेंट क्रिएशन करते हैं, वो स्टार्टिंग फेज के अंदर हैं, तो कम बजट में चाहते हैं उनका एक अच्छा सा सेटअप हो जाए। तो क्या ये YouTube वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए इनसाइड रूम की बात करें, इंडोर की बात करें, ठीक है? तो चलिए एक बार इनका इंडोर टेस्ट देख लेते हैं कि कैसी वीडियो क्वालिटी देती है, और साथ के साथ हम इनकी ऑडियो क्वालिटी भी टेस्ट कर लेंगे कि दोनों की ऑडियो क्वालिटी कैसी है एक्सटर्नल माइक के साथ, क्योंकि दोनों ही में USB Type-C का एक्सटर्नल माइक दिया गया है। चलिए अब बारी है उस टेस्ट की जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, एक्सटर्नल माइक की। तो यहाँ पे मैंने दोनों के साथ आने वाले एक्सटर्नल माइक को लगा लिया है, और यहाँ पे एक साथ मैं 2 टेस्ट कर रहा हूँ। पहला टेस्ट तो साउंड का हो ही जाएगा, आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा कि कैसी ऑडियो क्वालिटी इन दोनों के माइक से मिलती है जब हम एक्सटर्नल माइक को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। और दूसरा यहाँ पे एक रूम के अंदर अगर हम लाइट रख के या आप व्लॉगिंग करते हैं और कंटेंट क्रिएशन करते हैं यूट्यूब वगैरह के लिए या कैसे भी, तो कैसी वीडियो क्वालिटी इन दोनों एक्शन कैमरा से मिलेगी उसका भी एक बार आपको अंदाजा हो जाए। प्रेजेंटली ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो 4K 30 FPS के ऊपर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिल्कुल धीरे से बात करके भी करेंगे और एकदम जोर से भी बात करेंगे, तो देखते हैं कौन सा अच्छे से यहाँ पे ऑडियो को हैंडल कर पाएगा। वायरलेस माइक की बात करें तो वो
कई कंपैटिबल होते हैं, कई नहीं, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा हो जाती है, इस वजह से यहाँ पे उस चीज को डिस्कस नहीं किया जा सकता। उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं। तब तक आपका कोई क्वेश्चन या सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना। आमतौर से मोटो व्लॉगिंग के लिए हमें एक्सटर्नल माइक की जरूरत पड़ती है, वो चाहे वायर्ड माइक हो या वायरलेस माइक हो। वायर्ड माइक की ऑडियो क्वालिटी आप यहाँ पे सुन ही सकते हैं, काफ़ी हद तक डिपेंड करती है कि माइक आपने किस तरीके से रखा है। और दूसरा एक ऑप्शन होता है यहाँ पे वायरलेस माइक का। अगर इनके कंपैटिबल वायरलेस माइक हो तो बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो बाउंडेशंस खत्म हो जाती हैं एक वायर के साथ बंधा रहने की। आप कौन सा माइक यूज कर रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना अपने इन एक्शन कैमराज के साथ। और अगर आप वायरलेस माइक यूज करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी लिखें। मेरी कोशिश रहेगी उसके ऊपर भी एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए, क्योंकि पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं और वहां पे भी एक एक्शन कैमरा ने बाजी मारी थी, वो आप देख सकते हैं, वीडियो चैनल के ऊपर अवेलेबल है। तो ये है ऑडियो क्वालिटी और इंडोर लाइटिंग जो कंडीशंस हैं उसके अंदर वीडियो क्वालिटी इन दोनों एक्शन कैमरास की। तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों की ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट EZ1 का माइक क्लिप करता है। यहाँ पे थोड़ा सा भी धीरे, थोड़ा सा भी अगर हम जोर से बोलते हैं तो साउंड क्लिप कर जाती है। क्लिप का मतलब वो फटने लगती है। और ऑन द अदर हैंड जो कैसोन CX11 है, इसकी बात करें तो यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक्सटर्नल माइक लगाते हैं तो और भी अच्छी हो जाती है। बट क्या ये प्रॉब्लम कैमरा की है या माइक की? चलिए एक बार इन दोनों के माइक को एक्सचेंज करके देखते हैं। जो कैसोन CX11 के साथ एक्सटर्नल माइक आया है, क्योंकि USB Type-C का ही है, उसको EZ1 के साथ लगाएंगे, और जो EZ1 के साथ आया है उसको कैसोन CX11 के साथ लगाएंगे और देखते हैं कि ऑडियो क्वालिटी में कोई डिफरेंस आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो जाएंगी। एक तो हमें पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम माइक की है या कैमरा की, और दूसरा ये भी कंफर्म हो जाएगा कि आप क्या इनके साथ किसी दूसरे एक्शन कैमरा के साथ आने वाले एक्सटर्नल माइक को यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक बार कर लेते हैं इंटरचेंज और देखते हैं ऑडियो क्वालिटी कैसी है। प्रेजेंटली इन दोनों के जो एक्सटर्नल माइक थे वो मैंने चेंज कर दिए हैं। जो EZ1 के साथ आता है उसको कैसोन CX11 के साथ लगाया है, और जो कैसोन CX11 के साथ आता है उसको मैंने EZ1 के साथ लगाया। किस में ऑडियो आ रही है और कैसी ऑडियो आ रही है वो रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस माइक से, क्या वो इसके इंटरनल पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है या माइक के ऊपर डिपेंड करती है ऑडियो क्वालिटी, उसका भी एक बार अंदाजा हो जाए, इसलिए मैंने ये इंटरचेंज किया। आमतौर से आपका क्वेश्चन होता है कि क्या हम कोई दूसरे ब्रांड का माइक हम किसी दूसरे एक्शन कैमरा पे यूज करते हैं तो क्या वो काम करेगा? तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा कि कौन सा काम करेगा और कौन सा काम तो हमने नहीं देखा कि जैसे ही हम माइक चेंज करते हैं ऑडियो क्वालिटी चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो EZ1 का एक्सटर्नल माइक है उसका गेन थोड़ा सा एम्पलीफाई किया गया है। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप उस माइक का जो इसके साथ आता है उसका प्लेसमेंट ठीक से करें। अगर प्लेसमेंट ठीक होगा तो आवाज़ फटेगी नहीं, वो बच सकती है। तो उसके लिए भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, वो आप देख सकते हैं मोटो व्लॉगिंग से रिलेटेड। और मेरी कोशिश रहेगी कि एक शॉर्ट में या एक अलग से इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए, सो दैट कि आप एक्सटर्नल माइक को, वो चाहे वायरलेस हो वायर्ड माइक हो, सो दैट कि आप एक अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड कर पाएँ। तो एक्सटर्नल माइक के साथ ऑडियो के मामले में कैसोन CX11 बेटर ऑडियो देता है इन कंपेरिजन टू EZ1। अगर यहाँ पे माइक की प्रॉब्लम को ठीक कर दिया जाता है देन पिक्चर दूसरी हो सकती है, बट प्रेजेंटली जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। आपकी तरफ से कई सारे कमेंट मुझे रिसीव हुए कि आप एक्शन कैमरास दिखाते हैं, बहुत अच्छे रिव्यूज़ करते हैं, बट एक चीज़ आप हमेशा छोड़ देते हैं कि आप एक्शन कैमरास का प्राइस नहीं दिखाते। तो प्राइस दिखाया भी कीजिए और बताया भी कीजिए, क्योंकि इनका प्राइस टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। बट प्रेजेंट टाइम की, आज की तारीख की मैं बात करूं तो ये एक्शन कैमरा आपको लगभग 9500 के आसपास ऑफर्स वगैरह लगा के मिल जाता है। अदरवाइज 10,000 के बजट में ये अवेलेबल है, और EZ1 आपको मिल जाता है लगभग 8,000 के प्राइस के ऊपर। प्रेजेंटली 2,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस सेल के अंदर है, क्योंकि अभी अमेजन की सेल चल रही है। मैं फिर से डिस्क्लेमर यहाँ पे डाल रहा हूँ कि ये प्राइस कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। प्राइस आपको हमेशा ठीक मिले और एग्जैक्ट वही एक्शन कैमरा मिले, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके प्राइस चेक कर सकते हैं। तो आई थिंक अब की बार प्राइस मैंने दिखा भी दिया और बता भी दिया। तो क्या आपकी तरफ से एक लाइक मिलेगा?
ऑल इन ऑल अब बात ये आती है कि इन दोनों में से लें कौन सा बेटर रहेगा, फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो देखिए EZ1 की बात करें तो सीधी सी बात है, बेटर वीडियो क्वालिटी, लो प्राइस, ऑटो लो लाइट का फीचर, साथ में एक बॉक्स और साथ में 48 मेगापिक्सल का सेंसर और 256 GB तक के मेमोरी कार्ड को ये सपोर्ट करता है। इसका मतलब ज़्यादा लंबी फुटेज आप इसके अंदर रिकॉर्ड कर पाएंगे। अब इसके कुछ अच्छे पॉइंट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा पॉइंट मुझे लगा ये रिमोट जो इसके साथ मिलता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप हर बार बटन दबा के और फिर रिकॉर्ड करो, आप जहाँ भी बैठे हैं आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर फ्रंट में एक LED लाइट दी गई है। तीसरा, इसके साथ एक चार्जिंग केस मिलता है जिसके कारण आप जो एक्स्ट्रा मिलने वाली बैटरी है उसको कंटिन्यूसली चार्ज कर सकते हैं। और 30 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको सेंसर मिलता है और 128 GB तक के मेमोरी कार्ड आप इसके अंदर लगा सकते हैं। बट दो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हो सकता है किसी के लिए मायने रखते हो, किसी के लिए नहीं रखते हो, बट पॉइंट तो पॉइंट है। एक तो इसका जो केस है उसके ऊपर ये एक हॉट शू माउंट दिया गया है। इसकी हेल्प से आप कोई एक्स्ट्रा एक्सेसरीज इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं जैसे माइक या लाइट। दूसरा, इसका एक लेंस को कवर करने के लिए भी सिलिकॉन की कैप दी गई है जिसके कारण लेंस स्क्रैच प्रूफ हो जाता है। आप कहीं भी हों, थैले में डाल लें या कहीं पे भी डाल लें तो स्क्रैचेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो फिर आप कह सकते हैं कि आपने पॉजिटिव पॉइंट्स इनके गिनवा दिए, परंतु लें कौन सा? तो देखिए, अलग अलग सिनेरियो के लिए अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग टाइप के एक्शन कैमराज हो सकते हैं। अब वो आपको सोचना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मोटो व्लॉगिंग करते हैं तो मोटो व्लॉगिंग के अंदर आपने ग्लव्स पहन रखे हैं या आप बाइक राइड कर रहे हैं, इन दैट केस आप बार बार तो निकालेंगे नहीं, टच करेंगे नहीं, तो इन दैट केस ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और मोटो व्लॉगिंग जब भी आप करेंगे, दिन में चलेंगे तो पूरी लाइट होगी और रात में चलेंगे तो लाइट आप ऑन करेंगे, तो रिमोट उसमें आपकी हेल्प कर सकता है और ये एक्शन कैमरा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो उसमें आप कैनन CX11 को प्रेफर कर सकते हैं। और फोकसिंग की भी कोई समस्या रहेगी नहीं, क्योंकि मोटो व्लॉगिंग जब आप करते हैं तो दूर की डिस्टेंस से ही करेंगे। और माइक की क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। वायरलेस माइक को हम टेस्ट करेंगे फ्यूचर में कि वो कौन कौन से इनके साथ कंपेटेबल हो सकते हैं, तो मोटो व्लॉगर्स इसको प्रेफर कर सकते हैं। तो इसका क्या, देखिए, अगर आप यूट्यूबर हैं, रूम के अंदर बैठ के वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, अपने यूट्यूब कंटेंट तैयार कर रहे हैं, या आप शौकिया तौर पे हैं, मोटो व्लॉगिंग आपके लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको चाहिए कि हर टाइम के ऊपर लो लाइट में भी या आप अपने रूम के अंदर भी, इंडोर आउटडोर हर जगह पे वीडियोस मिलें, ज़्यादा एडिट आप करना नहीं चाहते, कार्ड में से निकाली वीडियो और वो आप तुरंत लगा लें। इसके अलावा एक चाहते हैं कि आप ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड कर पाएँ क्योंकि ज़्यादा मेमोरी कार्ड को सपोर्ट करता है, तो उन सब के लिए EZ1 एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो आई थिंक ये पॉइंट मैं क्लियर कर चुका हूँ। अब आपको देखना है कि आप उसमें से किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्योंकि बेस्ट हर किसी के लिए अलग होता है। तो मेरी कोशिश थी कि आपको अपना बेस्ट मिल जाए। तो आपका केस क्या है और आपके लिए कौन सा कैमरा बेस्ट हो सकता है, आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। अब भी एक पॉइंट यहाँ पे रहता है जिसकी हम बात कर सकते हैं, और वो पॉइंट था फोटोज़ का। फोटोज़ लगभग दोनों एक जैसी ही आती हैं, और एक्शन कैमराज से कौन कितने फोटोज़ लेता है ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एवरीथिंग इज इन फोकस। तो फोटो कंपैरिजन भी आप देख सकते हैं कि कैसे फोटोज इन दोनों से यहाँ पे मिलते हैं। कई बार दूसरे एक्शन कैमराज से रिलेटेड भी बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेस्ट एक्शन कैमरा, बेस्ट बजट एक्शन कैमरा कौन सा है। तो देखिए, मैं फिर से क्लियर करूं कि बेस्ट हर आदमी के लिए अलग होता है। अपनी अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप अपना बेस्ट सिलेक्ट करें। उसके लिए हर वीडियो में मैं बताता हूं कि कौन सा एक्शन कैमरा किस काम के लिए अच्छा हो सकता है। तो आप वीडियोस को स्किप कर देते हैं, वो पॉइंट्स वहां पे मिस हो जाते हैं। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी वीडियोस देखें तो पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। मेरी कोशिश रहती है कि आलतू फालतू की चीजें यहां पर डिस्कस ना की जाए, मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे दी जाए। और इसी कोशिश को आप हमेशा सराहते रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 10,000 के माइलस्टोन के ऊपर आज हम पहुंचे हैं, तो उसके लिए भी मैं आप सबका यहाँ पर तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो विश्वास आपने मुझे दिखाया है, मेरी कोशिश रहेगी कि उसी के ऊपर हमेशा बना रहा जाए और आपका सपोर्ट मुझे यूं ही मिलता रहे। तो इन दोनों एक्शन कैमराज में से किसी को भी आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसी लिंक से परचेज करें, सो दैट कि आपका कुछ सपोर्ट मुझे मिलता रहे और मैं आपको इसी तरह से अनबायस्ड रिव्यूज़ हमेशा देता रहूँ। अब एक क्रिटिकल पॉइंट,
कि एक्शन कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड कौन सा लें। तो देखिए, जब भी आप एक्शन कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड खरीदते हैं तो हमेशा एक हाई स्पीड का मेमोरी कार्ड खरीदें, जिसके लिए मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर लिंक डालता रहता हूं। तो जब भी आप एक्शन कैमराज के लिए मेमोरी कार्ड खरीदें तो कोशिश कीजिए U3 क्लास 10 का मेमोरी कार्ड ही खरीदा जाए, जो कि वीडियो क्वालिटी 4K वीडियोस को 60 FPS के ऊपर भी रिकॉर्ड कर पाए। मेरी कोशिश रहती है कि इस तरह का कोई भी इनसे रिलेटेड या कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाए। तो अभी रिसेंटली जैसे सैमसंग के ईवो मेमोरी कार्ड्स नए लॉन्च हुए थे, जो कि सैंडिस्क के मुकाबले थोड़े से सस्ते थे, बट उनकी वीडियो क्वालिटी की बात करें या वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो सैंडिक एक्सट्रीम जो आते हैं उससे थोड़ी सी कम स्पीड रहती है, बट वो 4K 60 FPS को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कुछ बजट आप वहाँ पे बचा सकते हैं, या आप चाहते हैं कि हाई स्पीड आपकी हमेशा बनी रहे, आगे फ्यूचर में भी कुछ मे भी इंप्रूव करना चाहें तो भी आप मेमोरी कार्ड उसको यूज़ कर पाए, तो सैंडिक एक्सट्रीम आप ले सकते हैं, या फिर सैमसंग ईवो का जो मेमोरी कार्ड है वो आप ले सकते हैं। उन दोनों के लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। और अगर आप प्रोडक्ट्स के या वीडियोज़ के अपडेटेड लिंक्स लगातार पाना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि आपको लगातार मिलती रहे, पुराने वीडियोज़ से संबंधित भी या नए वीडियो से संबंधित भी, पुराने प्रोडक्ट्स या नए प्रोडक्ट्स के लिए, तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं डायरेक्ट मुझसे, तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी डायरेक्ट मैसेज मुझे कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि आपके हर सवाल का जवाब दिया जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट।